तो चलिए आज का चैप्टर है ग्रेविटेशन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो इसके विषय में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। फिजिक्स का चैप्टर नंबर कौन सा है? तीसरा। यस, तो तीसरा चैप्टर डालो हेडिंग। देखिए न्यूटन के अनुसार, न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं सभी एक दूसरे को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। इस बल को आकर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर हर वस्तु को क्या करती है? आकर्षित करती है। उसे कहते हैं पृथ्वी का गुरुत्व बल। उसे कहते हैं पृथ्वी का गुरुत्व बल, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो न्यूटन ने अपना एक नियम दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं, एवरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। यूनिवर्स की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो सब एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जब पृथ्वी किसी को आकर्षित करती है तो उसे उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशन फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन जब यूनिवर्सल बात करें, यानी हर एक की बात करें कि हर वस्तु एक दूसरे को, चाहे वो जहां हो, कोई जरूरी नहीं है कि पृथ्वी पर ही हो, पृथ्वी के बाहर भी जाएं, तो चाहे जहां चले जाएं, प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है। इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, यानी ऐसा बल, ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल जो सार्वत्रिक हो, हर जगह लगे। यानी कि ब्रह्मांड में चाहे जहां पर आप हो, अगर कोई दो वस्तुएं हैं तो वे दोनों वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप इसको नाम कह सकते हो। तो मैं इसके विषय में सबसे पहले आपको समझाऊंगा, आप समझ लो पहले। जब समझ में आ जाए तो फिर आप आराम से नोट कर लीजिएगा। देखो सुनो, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट हमने ये ले लिया, इसका नाम हमने कहा, इसका मास हमने कहा m1 है। तो एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m1, दूसरी वस्तु यहां पर रख दिया मैंने और कहा कि इसका द्रव्यमान क्या है? m2। तो दो वस्तुएं, एक का द्रव्यमान है m1 और एक का द्रव्यमान क्या है? m2। दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखी गई हैं, यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। न्यूटन ने बताया कि m1 और m2 मास की अगर कोई दो वस्तुएं परस्पर एक दूसरे से r दूरी पर रखी हुई हैं तो इनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। इस आकर्षण बल के लिए उन्होंने दो नियम प्रस्तुत किया। जो इसका फर्स्ट नियम है, यानी कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप पढ़ रहे हो, नाम है इसका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो लॉ दिया उन्होंने, इसका जो फर्स्ट लॉ दिया, इसको कहते हैं प्रथम नियम। तो इन्होंने बताया कि जब दो वस्तुओं को हम, जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं, अगर हम इनको एक दूसरे से r दूरी पर रखते हैं तो इनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। इस आकर्षण बल को उन्होंने F से प्रस्तुत किया। आप जानते हो कि बल को काहे से प्रस्तुत करते हैं? तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा? F। ये जो F होता है, यानी दोनों वस्तुओं के बीच
आकर्षण बल। ये जो दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, ये सीधे समानुपाती होता है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों का गुणनफल। यानी कि जो द्रव्यमान है m1 और m2, इसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम कह सकते हैं द्रव्यमानों का गुणनफल। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर इन दोनों के बीच परस्पर आकर्षण बल F काम करे, तो ये जो F होता है ये समानुपाती होता है m1 इंटू m2। ये पहला नंबर उन्होंने दिया है। यानी कि अगर दोनों के द्रव्यमान, देखो समानुपाती का मतलब क्या होता है, अगर दोनों के द्रव्यमान m1 तथा m2 हैं, तो जो बल होगा वो इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी इनका गुणनफल अगर ज्यादा होगा तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, ज्यादा। देखो अनुपात का नियम मैं तुम्हें बता चुका हूं, समानुपाती का मतलब होता है उसी अनुपात में। तो अगर गुणनफल ज्यादा तो बल भी ज्यादा, और अगर गुणनफल कम तो बल भी कम। यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमानों का गुणनफल आएगा उस पर यह बल निर्भर करता है। पहला नियम तो उन्होंने ये दे दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो बल F होता है, ये इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो F होता है, अगर मैं समानुपाती का चिन्ह लगाऊंगा तो मुझे यहां उल्टा लिखना पड़ेगा, 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा अनुपात, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा अनुपात। तो उल्टा अनुपात होगा F अनुक्रमानुपाती होगा 1/r का स्क्वायर, ये होगा। यानी कि अगर दूरी को बढ़ाओगे, अगर दूरी बढ़ी तो बल क्या होगा, घटेगा, और अगर दूरी घटी तो बल बढ़ेगा। किस तरह बढ़ेगा, वर्ग के अनुपात में। वर्ग के अनुपात का मतलब देखो क्या है, F समानुपाती 1/r² दिया है ना, अगर दूरी को मैं 2 गुना बढ़ा दूं तो 2 का वर्ग कितना हुआ, तो 4 गुना बल ज्यादा हो जाएगा। उल्टा अनुपात, दूरी को मैं आधा कर दूं, आधा का मतलब मैंने 2 गुना कम किया, दूरी कम किया मैंने तो बल बढ़ा, और अगर दूरी को बढ़ाया तो बल क्या होगा, घटेगा। किस अनुपात में घटेगा, वर्ग के अनुपात में। जैसे दूरी मान लीजिए आपने दुगना किया तो बढ़ा दिया ना दुगना, तो 4 गुना बल कम हो जाएगा। और अगर दूरी को तुमने आधा कर दिया, घटाया, तो बल 4 गुना बढ़ जाएगा, और दूरी को बढ़ाया तो बल घट जाएगा। किस अनुपात में, वर्ग के अनुपात में। इस प्रकार ये दूसरा नियम दिया। इन दोनों नियमों को अगर मिला दें, ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है, इन दोनों नियमों को हम एक साथ ले लें, ये दूसरा वाला आ गया। तो दोनों को एक साथ लेने पर, अगर हम दोनों को एक साथ ले लें तो यहां से जो F होगा समानुपाती होगा, इनको मिला लो, m1 इंटू m2 अपान r। देखो ना ऊपर है ना, तो m1 m2 अपान कितना, r। तो ये हो जाएगा m1 m2 अपान r का स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशन लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। विज्ञान का एक नियम है, आप अच्छी तरह जानते होंगे कि विज्ञान में अगर समानुपाती अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर लगाते हैं तो एक अचर आता है, मालूम है ना, तो कई बार बता चुका हूं। तो अगर मैं यहां बराबर का चिन्ह लाऊं
यानी F बराबर मैं लाऊंगा तो यहां पर एक अचर आता है, कांस्टेंट जिसे कहते हो, इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? G से। तो F बराबर G M1 M2 बटे R का स्क्वायर। ये जो G है ना, ये G, इसी को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। नियतांक का मतलब कांस्टेंट, अचर जो कभी ना बदले, स्थिरांक। यहां पर G को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो यहां G ये बराबर है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इस प्रकार ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान क्रमशः M1 और M2 हैं, उनके बीच की दूरी अगर r है तो उन दोनों वस्तुओं के बीच में एक बल कार्य करता है। उस बल का मान होता है F बराबर G M1 M2 अपान R स्क्वायर। इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल। इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसका मात्रक क्या होता है? इसका मान कितना होता है? फिक्स मान है, क्योंकि स्थिरांक है ये, तो इसका मान क्या होता है? फिक्स। तो इसके बाद मैं अब आपको बताऊंगा इसका मात्रक क्या होता है और इसका मान कितना होता है, लेकिन उसके पहले आप इसे क्या करो? नोट कर लो। तो G बराबर देखो इधर, अभी आपने जो देखा F बराबर होता है G, कैपिटल G लिखते हैं, ठीक है, M1 M2 अपान, ये है आकर्षण बल दोनों के बीच में, ज्यादा नहीं बोलना है। तो ये जो दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल जो F होता है, ये बराबर होता है G M1 M2 अपान R स्क्वायर। G का मात्रक क्या होता है? इसी फार्मूले से देखो निकाल लो। विज्ञान में अगर तुम्हें कोई फार्मूला याद हो तो किसी का भी मात्रक निकालना हो उस फार्मूले से ही निकल आता है। कैसे निकलता है? देखो, जैसे मुझे ये कांस्टेंट राशि है G, इसका मात्रक क्या होता है अगर मुझे ये देखना हो तो मैं यहां से R स्क्वायर का इधर गुना कर दूं, त्रिज्या गुना जानते ही हो, तो F इंटू R का स्क्वायर बराबर G M1 इंटू M2। मुझे G चाहिए तो M1 इंटू M2 को मैं बटे में लाऊंगा, यानी ये हो जाएगा F इंटू R का स्क्वायर अपान M1 इंटू M2। ये इक्वल किसके आया? G के। या मैं ये कह सकता हूं कि कैपिटल G बराबर होगा F इंटू R का स्क्वायर अपान M1 इंटू M2। तो ये G का फार्मूला तुम्हें मिल गया। अब तुम्हें अगर G का मात्रक चाहिए तो तुम क्या करो, इधर जो ये चीजें दी गई हैं, F दिया है, R दिया है, M1 दिया, M2 दिया, इनके सारे मात्रक यहां लिख दो। जैसे देखो, अगर आपको G का मात्रक चाहिए यूनिट ऑफ G, तो F का मात्रक लिखना होगा। बल का मात्रक बोलो तो न्यूटन हो गया, यानी बल का मात्रक मैंने यहां न्यूटन लिख दिया, इंटू ये जो R है ना, ये दोनों के बीच में दूरी थी, बोलो, तो R का स्क्वायर है, यानी कि दूरी का मात्रक मीटर होता है, उसका स्क्वायर लिखा है तो दूरी का मात्रक मीटर, तो हो गया मीटर का स्क्वायर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। M1 का भी द्रव्यमान, M1 का भी जो मात्रक होगा वो किलोग्राम, M2 का भी क्या होगा? किलोग्राम। सो रही है, ये दोनों का मात्रक होगा किलोग्राम,
तो हमने दोनों को लिख दिया किलोग्राम इंटू किलोग्राम। यानी जो जी का मात्रक आएगा, न्यूटन को एन से व्यक्त किया, मीटर स्क्वायर को एम स्क्वायर से कर दिया, अपान किलोग्राम स्क्वायर। तो भैया जो जी का मात्रक आया, यूनिट ऑफ जी, कैपिटल जी, ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये एक अचर वैल्यू है, देखो कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का मान सदैव निश्चित रहता है, तो इसका भी मान निश्चित रहता है। तो जो जी का मान होता है उसे आपको याद करना होगा, जी का मान बराबर, हालांकि मैं जी का मान निकाल के भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन वो प्रोसेस आपको करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। स्मॉल जी का भी मान जैसे आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ते हो, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कैपिटल जी एक कांस्टेंट वैल्यू है, निश्चित मान है, अचर वैल्यू है। इसका मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11। मात्रा का आपका यही होगा, तो 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये इसका फिक्स मान होता है, यानी जो जी का निश्चित मान होता है वो बराबर होता है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब देखो जी का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप परीक्षा वगैरह देते हो तो बहुत विकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाया करता है जी का मात्रक कितना होता है। तो जी का मात्रक आपको ये याद रखना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। नोट कर लो। अब देखो एक शब्द होता है मुक्त पतन, फ्री फॉलिंग। फ्री माने स्वतंत्र और फॉल माने गिरना। मुक्त माने बिना किसी की सहायता के, स्वतंत्रता पूर्वक। पतन माने गिरना। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे जब गिरती है ना, तो ये बिना किसी प्रभाव के अगर गिरती है, जैसे हम ऊपर से बल ना लगाएं और कोई पिंड हाथ में पकड़े हैं और हाथ में पकड़े पकड़े इसको छोड़ दें तो पृथ्वी की ओर गिरेगी। ये सब कोई जानते हो। क्यों गिरती है मालूम है ना? ये गिरती है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हर वस्तु ऊंचाई से किधर की ओर आती है? तो जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण नीचे गिरती है तो उसे हम कहते हैं मुक्त पतन, फ्री फॉलिंग। जैसे यहां पर देखो, m द्रव्यमान की एक वस्तु है, जब ये ऊपर से नीचे गिरती है तो इसमें एक त्वरण पैदा होगा। आपको मालूम है, चाहे वस्तु सीधे जाए और चाहे वस्तु ऊपर से नीचे आए, जैसे जैसे कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो उसके वेग में वृद्धि हुआ करती है। वेग में वृद्धि यानी वेग में परिवर्तन हुआ। वेग में परिवर्तन के कारण वस्तु पे त्वरण उत्पन्न होता है। आपने क्या पढ़ा? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर, पढ़े हो ना? तो अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो भी इसमें त्वरण उत्पन्न होता है। उस त्वरण को हम कहते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं। यानी कोई वस्तु अगर नीचे आ रही है तो उसे हम कहते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी। किसी भी वस्तु का जो भार होता है W, वस्तु पे भार होता क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उस पर एक बल लगता है। द्रव्यमान में कोई ग्रेविटी नहीं होती। जैसे आपका द्रव्यमान 10 kg है, सपोज दैट,
तो आप चाहे पृथ्वी में रहो तो भी वो 10 ग्राम होगा, चंद्रमा पे चले जाओ तो भी वो 10 ग्राम होगा, मंगल पे चले जाओ तो भी वो 10 ग्राम होगा। एम मास, द्रव्यमान। जब आप पृथ्वी पे हो तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तुम्हें काम करेगा, पृथ्वी का गुरुत्व बल तुम्हें खींचेगा अपने केंद्र की ओर। चंद्रमा पे हो तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण वहां होगा, मंगल पे हो तो मंगल का होगा। जैसे मान लीजिए आपका किसी भी बच्चे का 6 किलोग्राम द्रव्यमान है, बच्चा क्या उसको अच्छा खासा आदमी कह सकते हो, 6 किलो द्रव्यमान है एम, तो पृथ्वी पे उसका जो भार होगा वो m इंटू जी होता है। W बराबर क्या होता है, m इंटू जी, तो जी का गुना कर दो। सपोज दैट जी बराबर 10 ले ले तो बताओ उसका भार 60 किलोग्राम होगा, 10 छक्का 60। यानी अगर हम तौलते हैं कि हमारा वजन कितना है और अगर हमारा वजन 60 किलोग्राम आया तो हकीकत में हमारा द्रव्यमान 6 किलोग्राम आता। कितना था द्रव्यमान, 6, क्योंकि 10 छक्का 60। अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लें, जी जो होता भी बता रहा हूं सब मैं, जो जी होता है वो 9.8 होता है। जनरल कैलकुलेशन की भाषा में हम 10 ले लेते हैं, तो यहां पर समझने के लिए अगर हम 10 मान लें तो उसका भार W बराबर m इंटू जी होता है। भार W बराबर m इंटू जी, तो 10 गुणे 6 करो, 60 आ गया। भार का मात्रक न्यूटन होता है, m इंटू जी, यानी 60 न्यूटन आपका भार है। लेकिन अगर आप चंद्रमा पे चले जाओ तो यही भार 1/6 हो जाएगा वहां, यानी वहां तुम्हारा भार 10 किलोग्राम 10 न्यूटन निकलेगा, क्योंकि चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। वहां अलग गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी पे अलग गुरुत्वाकर्षण है, मंगल पे अलग होगा। यानी कि स्थान बदलने पर जी बदलता रहता है, लेकिन जो कैपिटल जी है ये कभी नहीं बदलता, ये सदैव अचर रहता है, चाहे जहां जाओ तुम। तो मैं तुमको स्मॉल जी और कैपिटल जी के संबंध में कुछ निगमन दिखा रहा हूं, यानी मैं दिखा रहा हूं रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी और स्मॉल जी। तो हम देखते हैं जरा स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है। तो देखें इधर कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। देखो कैपिटल जी को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक से सुन लेना, इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, और यह है गुरुत्वीय त्वरण। ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। अब जैसे सुनो, अगर हम ये मान लें कि माना एक वस्तु, उसका द्रव्यमान मान लो m है, द्रव्यमान ये बराबर क्या है, m। तो पृथ्वी पर जो इसका भार होगा ना, पृथ्वी पर वस्तु का भार W बराबर होता है m इंटू जी। जानते हो हकीकत भार का चीज होती है, भार का मतलब होता है पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल। अगर तुमसे कोई पूछे कि भार क्या है, वेट क्या है, तो आप यही तो बोलोगे पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल है। अब मान लो ये पृथ्वी है, देखो इधर सुनो, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का सेंटर है O। किसी भी वस्तु का समस्त भार उसके केंद्र पर स्थित होता है। ध्यान से सुन लेना, किसी भी वस्तु का समस्त भार उसके कहां पर स्थित होता है। जैसे जिस कमरे में तुम बैठे हो, इसकी जो छत है, इसका समस्त भार केंद्र पर है इसके। अगर आयताकार छत है तो उसका केंद्र होता है विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो अगर ये छत भर भरा के गिरे तो सबसे पहले बीच में गिरेगी, क्योंकि सारा भार इसका कहां पर है, इसके केंद्र पर है। एक ऐसे कह रहा हूं, बता रहा हूं, पृथ्वी का समस्त भार उसके केंद्र पर है, यहां पर है। पृथ्वी के भार को मैंने कहा मास ऑफ अर्थ,
ME, द्रव्यमान कहा, सॉरी, पृथ्वी के द्रव्यमान को मैंने क्या कहा, मास ऑफ अर्थ, ME। तो ये हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु रखी है, उसका द्रव्यमान मैंने क्या कहा, m है, समझना। तो बताओ इस वस्तु का जो भार होगा W बराबर m इंटू जी। लेकिन न्यूटन के अगर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करें तो देखो इसका द्रव्यमान m है कि नहीं है, बोलो। केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की परिधि, बताओ केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है कि नहीं कहलाती। मान लो पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, RE, R माने त्रिज्या, रेडियस, और E माने अर्थ। तो यह है पृथ्वी की त्रिज्या, और यह है पृथ्वी का द्रव्यमान, और यह है वस्तु का। तो ये बताओ ये दोनों के द्रव्यमानों के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा कि ना करेगा, जो अभी बताए थे, F बराबर m1 m2 बटे r का इंटू जी, अभी निकाले हैं। तो अगर इनके बीच बल की बात करें तो इनके बीच जो बल आएगा F बराबर G m1, m1 को आप m लिख दो, तो m, m2 को आप me लिखो, एक को m1 एक को m2, और उनके बीच की दूरी कितनी है, तो अपान r स्क्वायर होता है, तो RE का स्क्वायर। ये आपने समीकरण 2 कह दिया। ध्यान से सुनना, रिलेशन, किसी भी वस्तु का जो भार होता है, किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल तो होता है, और यही बल ही तो है ये। इसका मतलब ये भी भार ही है। फिर से सुनो, W मतलब भार, और भार कहते हैं पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल। बताओ पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर इतना बल लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो ये बल ही तो W है। इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को बराबर करो, तो बराबर किया तो m इंटू जी बराबर G m इंटू ME और बटे RE का स्क्वायर। ये है। यहां से अगर मैं m से m को क्या करूं, कैंसिल कर दूं, m से m को क्या कर दें, तो जो G आएगा वो बराबर आएगा कैपिटल G इंटू ME अपान RE का, यह है स्मॉल जी होता है। अब स्मॉल जी की जो वैल्यू आप पढ़े हो कि 9.8 होती है ना, वो क्यों होती है देखो जरा। जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है m बराबर वो 6 गुणे 10 की घाते 24 किलोग्राम होता है, 6 गुणे 10 की घाते 24 किलोग्राम। तो ये हो गया 6 गुणे 10 की घाते 24 किलोग्राम, बहुत बड़ी संख्या है। 10 की घाते 24 मतलब 10 के आगे 1 के आगे 24 जीरो, तो बहुत बड़ी संख्या है। ये इतने किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। और जो त्रिज्या होती है R बराबर 6.4 गुणे 10 की घाते 6 मीटर होती है, ये त्रिज्या होती है। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है और ये पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या है। और जी का मान तो तुम्हें पता है 6.67 गुणे 10 की घाते न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये अगर ये सारी वैल्यू यहां रख दो और हल करो, घर में हल करना आराम से, गुणा